बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियो स्कूल। बेटा मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है और आज जो चीज़ हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो 9th स्टैंडर्ड का इंतहाई अहम टॉपिक है और वो है थ्योरम्स। बेटा हम जब भी बच्चे थ्योरम्स के ऊपर जाते हैं, ख़ास तौर पे जो फेडरल के बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मसला है, क्योंकि लॉन्ग में उनके अक्सर थ्योरम आते हैं और वो 3 थ्योरम भी आ जाते हैं, इन केस 4 भी आ जाते हैं, एक आध ज्योमेट्री में से आ जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि 3 थ्योरम्स में से आ जाते हैं, एक ज्योमेट्री में से आ जाता है और एक वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। और बच्चे उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि थ्योरम्स को वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और वो ज़ाहिर एंड ऑन द स्पॉट जाके वो भूल जाते हैं। तो बेटा आज हम लोग थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन करेंगे थ्योरम्स का, उसके बाद हम लोग 10.1 जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। बेटा थ्योरम 10.1 थ्योरम जो है वो करेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन में क्या मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें हमारे पास ये आता है कि बेटा जब कभी एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा कंग्रेंट, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ठीक है बेटा। कॉरिस्पॉन्डेंस का वर्ड जो होता है वो आमतौर पे तकाबले को शो करता है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि कंपैरिजन को शो करता है। इसके अलावा जो है बेटा हम लोग जो चीज़ें इसमें देखेंगे वो ये होगा कि इफ़ के बाद जो कुछ आपको थ्योरम के स्टेटमेंट में दी हुई होती है वो गिवन में आती है, और जो कुछ देन के बाद दिया होता है वो बेटा टू प्रूफ में आता है। बेटा अगर कोई थ्योरम ऐसा हो जिसमें इफ़ और देन ना दिया हुआ हो तो मोस्ट केसेस में वो स्टेटमेंट जो है वो सारे की सारी यूज़ होती है फाइंड आउट करने के लिए टू प्रूफ को। बेटा थ्योरम्स में ना मोस्टली चीज़ें आपको स्टेटमेंट में से मिल जाती हैं, गिवन भी स्टेटमेंट में से मिल जाता है, ट्रू प्रूफ भी, और जब हम लोग उसकी स्टेटमेंट और रीजंस लिख रहे होते हैं तो वो भी ट्रू प्रूफ में मिल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको थोड़ा मेमोराइज रखनी होती है, जहन में रखनी होती है, वो होती है कंस्ट्रक्शन। बेटा सबसे बेसिक हमारा जो 9th में है ना चीज़ें, वो ये है कि हम लोगों को ट्रायंगल्स दी जाती हैं और हम लोगों ने उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। तो बेटा हम अगर अपने आप से सवाल पूछें कि 2 ट्रायंगल्स हमें अगर दे दी जाएं तो वो कब जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो बेटा उसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हम कहेंगे कि वो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। बेटा एक और तरीका भी है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, और वो ये है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो हम लोग इनको भी कहेंगे कि ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली बेटा अगर जो है एक ट्रायंगल की 2 साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल के इक्वल हो जाए तब भी हम लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से अगर 2 एंगल्स और एक साइड हो और वो कॉन्ग्रुएंट हो दूसरी ट्रायंगल के कॉरिस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स और एक साइड के, तो फिर भी ये ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के 4 तरीके हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ये 2 ट्रायंगल्स बनी हुई है, मैं थ्योरम के हिसाब से नहीं बात कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास मुझे ये पता हो कि ए जो है ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है, इसकी अगर ये वाली साइड ली है ना तो हमें इसकी ये वाली साइड लेनी होती है, किसके जी, डी ई के। इस तरह से इसकी जो नीचे वाली साइड है जिसको बेस कह दें आप, बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई एफ के। इसी तरह से इसका जो साइड है ए सी, मतलब ये वाली साइड, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग ये होगी और वो क्या है, डी एफ। तो तीनों एक साइड उसकी एक के इक्वल, दूसरी उसकी दूसरे के इक्वल, तीसरी उसकी तीसरी की तीसरी कॉरिस्पॉन्डिंग, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई और एफ। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर मैं फ़र्ज़ करो एंगल्स की मदद से इनको प्रूव करना चाहता हूँ, तो अगर मुझे पता हो कि एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू है एंगल डी के, ये एंगल का निशान है बेटा, ये वाला। समटाइम्स इसके शुरू में मेजरमेंट एंगल भी लिखते हैं तो वो भी ठीक है। एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, क्योंकि बी का कॉरिस्पॉन्डिंग ई है, और एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो देखिए तीन चीज़ें इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो मैं लिखूंगा कि ये जो ऊपर 2 ट्रायंगल्स दी हुई हैं, कौन सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी ई और एफ के। सिमिलरली बेटा अगर फ़र्ज़ करो मुझे ये तो नहीं पता कि तीनों साइड्स इक्वल कॉन्ग्रुएंट हैं तीनों साइड्स के, या फिर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तीनों एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट, अगर मैं इक्वल बोल रहा हूँ तो आप उसको कॉन्ग्रुएंट ही सपोज कर लीजिएगा। तो लेकिन हमें ये पता है कि 2 साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर भी जो है हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे कि फ़र्ज़ करें कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, अपने कॉरिस्पॉन्डिंग डी ई के, इसके। इसी तरह से बी सी जो है
बी सी वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ई एफ के। और बेटा ये ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, सॉरी साइड नहीं लेते, फ़र्ज़ करें हमें दो ये पता है कि दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं और एक एंगल है, और फ़र्ज़ कर लो वो एंगल ए है, तो एंगल ए कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल डी के। तो तब भी ये ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी, और मैं इनको लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई और एफ। बेटा एक और तरीका भी है हमारे पास, और वो ये कि अगर हमें ये बता दिया गया हो कि दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रेंट है, तब भी हम लोग उन ट्राइंगल्स को ऐसे इक्वल लिख सकते हैं। सॉरी, जैसे कि हमें ये पता हो एंगल ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, और इमेजिन करें कि आपको पता हो ए सी जो साइड है वो कॉन्ग्रेंट हो किसके, डी एफ के। बेटा कॉरिस्पॉन्डिंग लेनी है, अगर इसकी ये ली है तो इसकी भी यही लेंगे। तो तीन चीज़ें कॉन्ग्रेंट हुई तो इसको लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई और एफ। बेटा चूंकि इसमें तीनों साइड्स यूज़ की हैं, उसकी भी तीनों साइड यूज़ की हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एस 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 पोस्टुलेट। इसको लिख सकते हैं एंगल 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 पोस्टुलेट। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, दो साइड और एक एंगल, तो लिखेंगे एस एस ए पोस्टुलेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं इज कॉन्ग्रेंट टू एस एस और ए। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हैं एस 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 कॉन्ग्रेंट टू एस एस एस, ए कॉन्ग्रेंट टू ए। इसकी अगर बात करें बेटा तो दो एंगल और एक साइड है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए एस इज कॉन्ग्रेंट टू ए और एस, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं ए एस पोस्टुलेट। तो ये तरीके हैं बेटा, ये चार तरीके हैं, इन चारों में से कोई एक तरीका हमेशा थ्योरम के दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। और कौन सी साइड इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है, ये सारी बातें हमें कहाँ पे बताई गई होती हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट में बताई गई थी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए जो मुझे ये स्टेटमेंट दी गई है, ये सिर्फ ये स्टेटमेंट चले फ़र्ज़ करें पढ़ता हूँ, और फिर स्टेटमेंट के बाद हम लोग ये दोनों डायग्राम्स हम खुद ड्रा करते हैं। फ़र्ज़ करें जी उन्होंने बोला है कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, देखें ये आया कॉमा और उसके बाद जो है इफ़ आ गया, तो आपको मैंने बताया था कि इफ़ के बाद क्या लिखा हुआ था, गिवन आपको बताते हैं वो लोग। तो इफ़ के बाद ये गिवन शुरू हो रहा है, इफ़ के बाद, इफ़ नहीं इफ़ के बाद, वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल, वो क्या हैं, आर कॉन्ग्रेंट, वो कॉन्ग्रेंट है किसके, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड, यानी जो दूसरी ट्राइंगल की साइड है, एक जो आप पहली ट्राइंगल की उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉन्ग्रेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल, एक साइड और दो एंगल, ये लिखा हुआ है वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, वो कॉन्ग्रेंट हैं किसी दूसरी ट्राइंगल की साइड के और एंगल्स के, किसके लिखा हुआ है, एंगल्स किसके, अदर के। तो देखिए ये बेटा ये देन आ गया, और आपको पता है देन के बाद क्या आता होता है, टू प्रूव आता होता है। तो प्रूव हमें ये करना होगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगेन बात वही हुई, एक साइड और दो एंगल की बात हो रही है, एक साइड और दो एंगल, यानी ये वाला पोस्टुलेट उन्होंने कहा है कि यूज़ करके तो मैं प्रूव करो कि ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट। ये यहाँ पे लिखा भी है, देखिए एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड और एंगल के। तो बेटा मैं इनको रेज करता हूँ, इसको रेज करता हूँ, और उसके बाद जो है हम लोग इनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा बेटा, मैंने आपको बेटा बताया है कि टू प्रूफ जो होता है वो हमें इफ़ के बाद दिया होता है, सॉरी गिवन, वो हमें कहाँ पे दिया हुआ होता है, इफ़ के बाद बेटा। तो इफ़ लिखा हुआ है ये, और उन्होंने बोला क्या है कि एक साइड लें और दो एंगल लें। फ़र्ज़ करो इस ट्राइंगल की मैं ये साइड ले रहा हूँ, एक साइड ले रहा हूँ, और इसको कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ किसके, इसके साइड के, और मैंने लिखा है कॉन्ग्रेंट। सो एक साइड ले लिए, भी क्या लेने हैं, दो एंगल लेने हैं। तो एक मैं इसका ये एंगल ले रहा हूँ, एक मैं इसका ये एंगल ले रहा हूँ। बेटा इसका कॉरिस्पॉन्डिंग देखें, अगर फ़र्ज़ करते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे देख रहा हूँ,
तो इस ट्राइंगल का मैं लेफ्ट एंगल ले रहा हूँ तो इसका भी कौन सा लेना पड़ेगा, लेफ्ट। अगर मैं इसका राइट ले रहा हूँ तो उसका भी क्या लेना पड़ेगा, राइट। अगर मैं इसका टॉप वाला ले रहा हूँ तो इसका भी कौन सा लेना पड़ेगा, टॉप वाला। बेटा अगर फ़र्ज़ करें आपको ये समझ नहीं आती कि एंगल किसको बोलते हैं, तो बेटा ऐसी जगह जहाँ पर दो लाइंस आपस में मिल रही हों उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर इस जगह पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है तो ये एंगल है। ऐसे ये भी एंगल है और ऐसे ये भी क्या एंगल, इसका एंगल एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, और ये एंगल का साइन। दो एंगल्स लेने थे, अभी मैंने इसका एक एंगल लिया, दूसरा लेना है तो फर्स्ट करो मैं इसका क्या ले लेता हूँ, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। और बेटा इसको मैंने आगे यूज़ करना है तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस एफ से मुराद एंगल डी एफ और ई है। अगर फ़र्ज़ करो ना कि एक पॉइंट है जैसे एफ है, वो अगर दो लाइंस के साथ अटैच हो तो फिर हम लोग उसको एक एंगल एफ की मदद से नहीं लिख सकते। हम अगले बंदे को ये नहीं बता सकते ये एंगल एफ जो लिया है हमने ये पहली लाइन के हिसाब से लिया या दूसरी लाइन के हिसाब से लिया है, तो फिर हम उसका पूरा नाम लिखते हैं कि हमने ये एंगल एफ जो लिया हुआ है वो डी एफ ई यानी डी के हिसाब से लिया। अगर यहाँ पे कोई और लाइन होती, अभी अगर मैं एफ लिखूंगा तो आप क्या आपको समझ आ जाएगी कि इस एंगल की बात हो रही है क्योंकि ये जुड़ा ही एफ किसके साथ हुआ है, डी के साथ। लेकिन अगर एक लाइन और हो जाए, फ़र्ज़ करते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ, फ़र्ज़ करो एक लाइन और भी थी ऐसे, अब एफ का ताल्लुक इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो ये एंगल कौन सा है, तो फिर आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। और इस केस में जो दरमियान में होता है ना उस वो वाला एंगल के तौर उसको एंगल कंसीडर किया जाता है। मतलब आप कहेंगे क्या ये सर ये एंगल डी की बात हो रही है, एंगल ई की बात हो रही है, एंगल एफ की, तो इससे मुराद क्या होगा कि ये एंगल एफ की बात हो रही है। तो बेटा ये तो गिवन में आ गया, और ये इफ़ के बाद लिखा हुआ था कि एक साइड लेनी है और दो एंगल्स लेने हैं। तो बेटा टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में बेटा ये आएगा, देखें देन के बाद क्या लिखा हुआ है, ये रहा देन, और मैंने लिखा है कि देन के बाद क्या होता है टू प्रूव, और क्या आएगा द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी ट्राइंगल्स बेटा, जो ऊपर दी हुई हैं, कि आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई और एफ। ठीक हो गया। और ये मैंने देन से लिया है, देन के बाद जो कुछ लिखा हुआ था, देन के बाद लिखा हुआ था ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, तो ये ट्राइंगल्स ही मैंने इनको लिख दिया कि मैंने इनको इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक बात बेटा जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, आप ऐसे समझ लें, वो क्या है, वो होती है कंस्ट्रक्शन बेटा, वो आपको याद रखनी होती है। वो ये कि हम लोग शुरू करते हैं ऐसे कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो साइड है कौन सी, डी ई, ये बड़ी है किससे, ए बी से। लेट करके मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो साइड है कौन सी, डी ई, ये बड़ी है किससे, ए बी से। अगर ये साइड मैंने कह दिया कि ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ए बी डी ई के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, फ़र्ज़ कर लो वो पॉइंट यहाँ पे है और नाम उसका मैंने रख दिया एम। तो बड़ी साइड यानी टेक अ पॉइंट जिसका नाम क्या है, एम, किसके ऊपर, ऑन डी ई सच दैट, और ये पॉइंट ऐसे लो कि ये एम ई जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, ए बी के, क्योंकि ए बी डी ई से तो छोटा था, तो डी ई से थोड़ा सा नीचे इस तरह से लो कि ये एम ई और ए बी क्या हो जाए, ये कॉन्ग्रुएंट जाए। और ये हम सपोज कर रहे हैं, मैंने लिखा भी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। और फिर क्या करो जी, मैंने ये एम ले लिया, ज्वाइन कर दो किसको, एम को विथ एफ। तो बेटा ये देखें मैं इसको ज्वाइन भी कर रहा हूँ किसके साथ जी, एफ के साथ, ये कर दिया। सो अब एफ का ताल्लुक दो पॉइंट्स के साथ हो गया, एक एम के साथ भी हो गया और एक डी के साथ भी हो गया। इसलिए फिर मैंने इसका पूरा नाम लिया था कि जब मैंने ये एंगल एफ लिया तो उस वक्त एक ही लाइन थी जिसके साथ एफ जुड़ा हुआ था, और वो कौन सा था, वो पॉइंट डी था। अब बेटे आते हैं इसको इसकी स्टेटमेंट्स की तरफ, इसको प्रूव करने की तरफ। तो बेटा ये मैं जगह के हिसाब से जो है इसको करूँगा प्रूफ। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएंगे हमारे पास, रीजंस। अब अक्सर बच्चे अगेन इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी ट्राइंगल पहले ली जाएगी। तो बेटा जो ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बनती है ना उसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, इसके साथ, बड़ी वाली। ये भी आप कहोगे ट्राइंगल है ये वाली, तो आप इसको लेंगे, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और सी, इसको हम कंपेयर करें, इसको कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं बेटा। तो इसको कंपेयर किसके साथ करें, ट्राइंगल एम ई और बेटा एफ के साथ।
अब हमें इन दोनों में देखना है कि कौन सी तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है बेटा। एक बी सी बेटा, इसकी साइड बी सी वो इसकी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। और ये बात हमने लिखी थी, और ये बात कहाँ पे लिखी, देखिए ये गिवन में लिखी हुई है, ई एफ बेटा। यहाँ पे मुझे बी सी लेना चाहिए था क्योंकि मैंने बेस लिया हुआ है ना, तो ये कर लेते हैं। अगर आप ये लेना चाहें और तो फिर इसकी भी आपको कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी, तो फिर जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने इसकी भी नीचे वाली साइड ले ली और इसकी भी कौन सी साइड ले ली, नीचे वाली, सॉरी इसके लिए। तो बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। और ये बात लिखी कहाँ पे हुई है बेटा, हमने गिवन में लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिवन आ जाएगा। उसके बाद बेटा इस ट्राइंगल का एक एंगल ऐसा है, एंगल बी, जो किसके कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्राइंगल के एंगल ई के। सो मैं वो लिख रहा हूँ, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। और ये बात भी कहाँ पे लिखी हुई है बेटा, ये लिखी हुई, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और ये कहाँ पे है, इसकी हेडिंग क्या है, गिवन। तो रीज़न क्या आ जाएगी बेटा, गिवन। अब एक चीज़ हमें और चाहिए, और सी जो मैंने सी और एफ को कॉन्ग्रुएंट किया था ना बेटा, वो एफ उस वक्त डी के हिसाब से किया था, जबकि अभी तो हमारे ट्राइंगल में डी आ ही नहीं रहा, तो ये मैं नहीं ले सकता। टू प्रूफ की चीज़ तो हमें प्रूफ करनी है। अब मैं आ गया कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में देखें बेटा, ये चीज़ एम ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। एम ई देखो इस ट्राइंगल में आ रहा है एम ई, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए बी के। सो मैं लिख सकता हूँ ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। और ये बात लिखी कहाँ पे हुई है बेटा, कंस्ट्रक्शन में, तो ये आ गया कंस्ट्रक्शन। सो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ई और एफ। क्यों, इसकी तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गई, इस ट्राइंगल की तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गई दूसरी ट्राइंगल की तीन चीज़ों के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। और मैं इसकी रीज़न क्या लिखूँगा, साइड, देखिए साइड एंगल और साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल और साइड। बेटा ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दो ट्राइंगल्स बेटा कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी हर चीज़ क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। इनके एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन से एंगल, रिमेनिंग एंगल्स, क्योंकि दो तो मैं यूज़ कर चुका हूँ, एक मैंने यूज़ कर लिया है, एक का मुझे पता नहीं है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अगर फर्स्ट करो एंगल ए कर दो तो वो एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और एंगल सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर एंगल एफ के। अब एफ जो है उसका ताल्लुक तो दो के साथ है, एक वो एफ एम के साथ भी जुड़ा हुआ है और एक एफ डी के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे एंगल सी को किसके कॉन्ग्रुएंट करोगे बेटा, आपकी ट्राइंगल किसके हिसाब से ली गई है, एम वाली ली गई है, तो आप एफ जो एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट करोगे वो वाला एफ लोगे जो कि किसके हिसाब से, एम के हिसाब से है। मतलब ये हुआ कि आप लोगे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एफ और ई। क्यों, क्योंकि आपने ट्राइंगल वही वाली ली हुई है, एम वाली ली हुई है, तो फिर आप इसका मतलब ये है कि एंगल सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एम एफ ई के। एफ है लिया तो एफ ही है, लेकिन किसके हिसाब से लिया है, एम के हिसाब से लिया है। अब ज़ाहिर है अगर मैंने ये लिखा है तो इसकी कोई ना कोई वजह भी होनी चाहिए। इसकी वजह ये, चूँकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन बेटा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें तो कुछ और पता था, और हमें ये पता था कि एंगल सी जो है, गिवन में देखें एंगल सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी एफ और ई के। और ये बात हमें कहाँ से पता चली थी, ये हमें गिवन में दी हुई थी, इसलिए हमें पता थी। सो यहाँ पे मसला बन गया, एंगल सी जो है वो एंगल एम एफ ई के भी कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, और ये बिल्कुल ठीक आ रहा है क्योंकि इन ट्राइंगल्स की दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट, तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट थी, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके एंगल्स क्या हो गए, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। और जो बात गिवन में बताई हुई है वो भी स्टेटमेंट के हिसाब से ठीक थी। अब ये भी एंगल सी के इक्वल और ये वाला एंगल भी एंगल सी के इक्वल। सो ये दोनों आपस में, अगर इनकी लेफ़्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल एम एफ
और ई, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी एफ और ई के। ज़ाहिर इसकी रीज़न भी लिखनी चाहिए और वो रीज़न यही है, बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल से। लेकिन बेटा ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं डायग्राम में देखूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एंगल एफ, वो एंगल जो एम के साथ बना रहा है, यानी ये वाला एंगल, ये, और वो एंगल एफ, वो एंगल जो किसके साथ बना रहा है? डी के साथ बना रहा है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। हमें पता है कि ये छोटा एंगल है, ये बड़ा है, जबकि हमारे पास ये क्या आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। अब ये जो मैथमेटिकल टर्म है ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने मैथमेटिकली ठीक किया हुआ है। तो फिर गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ यहाँ पे है। और वो गड़बड़ ये है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, ये जो इक्वेशन आ रही है कि एंगल एम एफ ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एफ ई, ये पॉसिबल उसी वक्त है जब या तो m जो है वो यहाँ पे ना हो बल्कि यहाँ पे हो, यानी एक ही पॉइंट के दो ना हो, यहाँ पे हो। तो फिर जो एंगल उसका m के साथ बनेगा वही किसके साथ बनेगा? d के साथ। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट के क्या नाम रखे हुए? दो। ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि m अलग पॉइंट है और d अलग पॉइंट है। ये जो हमारे पास ये एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, ऐसा उसी वक्त पॉसिबल है जब m और d दोनों कहाँ पे हों? एक ही जगह पे हों। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस is only possible if m and d are at same point। ये जो ऊपर वाली बात है ये इसी वक्त ट्रू हो सकती है अगर m और d एक जगह पे हो, या तो d जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ गया हो, या फिर m जो हमने गलती से यहाँ पे लिया है लेफ्ट पोजीशन में, वो एक्चुअल में कहाँ पे है? वो यहाँ पे है। तभी हमारी ये वाली बात क्या हो सकती है? ट्रू हो सकती है। अब चूंकि ये बात तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि m यहाँ पे नहीं है, m एक्चुअल में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर d लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? m, और जहाँ जहाँ पर m लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? d लिखा जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था कि एम ई वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए बी के। तो m की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? वो तो d लिखा जा सकता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। अब मैंने ये m की जगह पे d क्यों लिखा? क्योंकि d एंड m आर एट सेम पॉइंट। इसी तरह से बेटा अगर ये बात ठीक है तो मैं प्रूव क्या करके आया हूँ? मैं प्रूव ये करके आया हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ई और एफ। और आप m की जगह पे आपने बता दिया है कि m और d और m क्या हैं? एक ही पॉइंट के दो नाम है। इसका मतलब है हम m की जगह पे क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। जब मैं ये m की जगह पे d लिख सकता हूँ तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई और एफ। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। देखें, हमें प्रूव करना था ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई और एफ। तो बेटा इस तरह से हम लोग थ्योरम्स को वो सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है। मैं हल्का सा आपके लिए फिर दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि स्टेटमेंट को समझना, वो मोर देन हाफ ऑफ द थ्योरम को जो है ना वो सॉल्व करना है। जो कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट में दिया होता है गिवन हमारा वहीं से निकलेगा, टू प्रूव हमारा वहीं से निकलेगा। एक छोटा सा पॉइंट जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको याद रखना होता है। तो हमें स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ के बाद जो कुछ दिया होगा वो कहाँ पे आता है? वो गिवन में आता है, मैंने वहाँ पे लिखा भी है। जो कुछ देन के बाद आएगा वो बेटा टू प्रूव में आएगा। कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ी सी याद करनी है, उसकी याद रखनी है। उसके बाद जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस लोगे तो कंस्ट्रक्शन में जो नई ट्राइंगल बनी बड़े वाली उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है किसके साथ? दूसरी ट्राइंगल के साथ। आप या तो तीन साइड को तीनों साइड के कॉन्ग्रुएंट करोगे, खुद से नहीं कर देना। जो कुछ आपको गिवन में या कंस्ट्रक्शन में होगा ना वहाँ से चीज़ें पिक करनी है, ठीक है। और बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप एक बार इसको ऐसे ही करो जैसे मैंने करवाया है, उसके बाद आप अगली बार में मतलब एक बार इसको अच्छे से करो, एक बार करो, दूसरी बार करो, और तीसरी बार आप ये नाम चेंज कर दो। यहाँ पे ए बी सी की बजाय कर दो एक्स वाई जी, यहाँ पे कर दो पी क्यू आर, और फिर इस थ्योरम को दोबारा से खुद अपने लिए करो। जब आप इनके नाम चेंज करोगे, एक्स वाई जी करोगे, यहाँ पे पी क्यू और आर करोगे, ये पॉइंट जो है फर्ज करो वो डी ले लेना, ये वाला एम की जगह पे डी ले लेना।
तो फिर आप देखोगे कि ये चीज़ें जो है ना ये उसी तरह से आ रही हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज उस तरह से आ रही हैं, बस चूंकि आपने नाम चेंज कर दिए तो फिर ये जो है वो उसको क्या कहते हैं, नाम चेंज कर दिए तो फिर उसी हिसाब से उन्हीं नामों के हिसाब से आ रहा है। एंगल फर्ज करो, अगर आपने एक्स वाई जी रखा हुआ है तो आप लिखोगे एंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू, और यहाँ पे आपने पी क्यू लिया हुआ था तो एंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू हो जाएगा, पी क्यू और आर। ऐसे ही मैंने यहाँ पे बी सी लिया, आपने एक्स वाई जी तो वाई जी आ जाएगा पी क्यू आर तो क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट। तो आप इनके नाम चेंज कीजिएगा और उसके बाद ये इजीली आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।